हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। क्या हाल है भाई सबके। और आज हमारी क्लास 6 साइंस फॉर एफडबलए और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स। फिर हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन को, फिर चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज और पूरी आपकी कम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगी। ठीक है, एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव क्या है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर करना थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, तो सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। पेन और नोटबुक आपने साथ में ले लेना है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो आप एफ की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल एनालिटिकल पैटर्न बेस्ड रहेगी, जैसा जेकेएसएस भी अभी पूछ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका जो टेस्ट होगा वो स्केड्यूल के हिसाब से होगा और आपके डेली टेस्ट होते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। डेली आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होगा और हर शनिवार को क्या होगा, आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। और इससे पहले जो भी टेस्ट हो चुके हैं इस सीरीज़ में वो भी आपको प्रॉपर प्रिंटेबल शीट्स में आपको मिल जाएगा सब कुछ। और जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो आपको सबसे पहले 45 मॉक टेस्ट का पहले ही क्या मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जिसमें आपके फुल मॉक टेस्ट हैं और सेक्शनल टेस्ट हैं। बाकी डेली टेस्ट आपके चलते रहेंगे, टॉपिक वाइज भी और सेक्शनल भी, और हर शनिवार को आपका फुल मॉक टेस्ट होता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। तो स्केड्यूल के हिसाब से तैयारी करना मुझे लगता है सबसे बढ़िया वे है आपकी प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब पहला जो एमसीक्यू है वो है रिलेटेड टू होलोजिक न्यूट्रिशन। अब होलोजिक न्यूट्रिशन क्या है? हिटोरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है, लेकिन सर हिटोरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमें नहीं पता क्या होता है। तो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक अभी ही कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स। तो हम ये कवर करने वाले हैं, तो हेडिंग डालेंगे सभी अपने नोटबुक पर, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो न्यूट्रिशन आप सभी को पता होगा, अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने से क्या होता है, उसी फूड से हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और यही न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, हमें बॉडी को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एनर्जी मिलती है तो हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सही से क्या करते हैं, काम अपना कर पाते हैं। हमारी बॉडी में आपको पता है टिश्यूज़ बनते हैं फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। टिश्यूज़ बनाने का काम भी किनका होता है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का होता है। ठीक है जी, तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में क्या है, फूड इनटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, और हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जो जितनी भी डिजीज़ हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलती है अगर हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। अब बात आ जाती है, ये तो चलो हो गई बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स आपके कितने टाइप के होते हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं आपके 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। ठीक है, तो पहले 5 टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। इस साथ-साथ में हम लिखेंगे, पहला आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रोटीन। तीसरा हमारे पास आ जाता है हमारा फैट्स। चौथा आ जाता है हमारे पास विटामिन्स। और पांचवा क्या आ जाता है हमारे पास, मिनरल्स। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, खाना खाने से मिलते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं, उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिनमें ये 5 टाइप हैं। पहला कौन सा है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब पांचों की जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एक करके ना इनकी जो बेसिक चीज़ें वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की आपको बात बताऊं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं यही हमारी बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यही क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और जब भी हमारे बॉडी में इनकी डाइजेशन होती है ना, तो ये क्या होते हैं, ग्लूकोज में क्या हो जाते हैं आपके, कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, ग्लूकोज में। ये पता होना चाहिए किसमें कन्वर्ट होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज में। ठीक है,
और एक आपको एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट याद रखना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली आपके कंपाउंड्स होते हैं, किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, और इनकी जो रेशियो होती है ना वो होती है 1:1। ये रेशियो आपको याद रखनी है। किसके कंपाउंड्स होते हैं ये होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, और जो रेशियो होती है इनकी वो होती है 1:1। ठीक है। बाकी जो टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो बहुत एडवांस में चला जाएगा। जैसे टाइप्स याद रखना, 3 टाइप्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के: मोनोसैचराइड्स, डाइसैचराइड्स और पॉलीसैचराइड्स। जो मोनोसैचराइड्स होते हैं ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और जो पॉलीसैचराइड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब हम दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोटीन के। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो लिखते जाना। कार्बोहाइड्रेट्स खत्म, प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अमीनो एसिड के बने होते हैं, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। और इन्हें क्या बोला जाता है? बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। और क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाए बॉडी में तो कौन सी डिजीज होती है? तो वो होती है क्वाशियोर कोर। ठीक है। और होती है मैरस्मस। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण, प्रोटीन की मतलब कमी के कारण होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फैट्स की। फैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो फैट्स होते हैं ना हमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें फैट्स ही देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और टाइप्स क्या होते हैं आपको पता है? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये 2 टाइप होते हैं उसके। ठीक है, किसके? फैट्स के। सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। और जो सैचुरेटेड होते हैं वो सॉलिड रहते हैं, रूम टेम्परेचर में आपके सॉलिड रहते हैं, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, सैचुरेटेड में जैसे आपका घी वगैरह, बटर वगैरह आ जाता है, और अनसैचुरेटेड में जैसे आपका वेजिटेबल ऑयल वगैरह आ जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से हार्मफुल कौन सा होता है? तो जो आपका सैचुरेटेड फैट्स होता है वो हार्मफुल होता है अगर हम उसको एक्सेस में लेते हैं। बाकी जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हेल्दी फैट उसे कहा जाता है, जो हमें, जैसे अगर सोर्स बताऊं तो ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स या फिश ऑयल से हमें मिलता है। ठीक है। अगला है हमारा विटामिन, और विटामिन मैं तुम्हें इसकी पूरी ही क्लास ले चुका हूँ, तो अब मैं इसमें विटामिन नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन पूरा और उसके टाइप्स मैं करवा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स की। सबसे पहले ये समझो कि जो मिनरल्स हैं हमारे, ये इनऑर्गेनिक आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो पहले 4 थे ना, पहले 4 आपके क्या थे? आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे। ठीक है। सर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता, लैक करते हैं इसमें, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इनमें नहीं होती। और ये जो ओरिजिनेट करते हैं ये नॉन लिविंग सोर्सेज से ओरिजिनेट करते हैं, जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया। सॉइल से हमें मिलते हैं, एयर से हमें मिलते हैं, और हमें वाटर से मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इनमें होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। और ये कहाँ से हमें मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। लिविंग, वंस लिविंग मतलब लिविंग, लिविंग मतलब जो अभी जिंदा है और उन्हें हमें वहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ चीनी की एग्जांपल, तो वो हमें कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। गन्ना क्या है? आपका एक लिविंग प्लांट है। ठीक है। ठीक है। फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? तो जानवरों से मिलता है। ठीक है, आप चिकन वगैरह खाते हो। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? चिकन से मिलता है। तो ये सब किस में आ जाएगा? आपका ऑर्गेनिक में। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि ऑर्गेनिक में आपकी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लेक्स चेन होती है। वही एब्सेंट होता है किसमें? आपके मिनरल्स में, क्योंकि मिनरल्स हमें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलती है, जैसे सॉइल वगैरह हो गया वहाँ से। अब मैं मिनरल्स की एग्जांपल आप खुद ही यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे आयरन हो गया आपका, ठीक है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सब क्या है? आपका कैल्शियम हो गया। यही सब आपका किस में आ जाएगा? पोटेशियम हो गया। तो यही सब किस में आ गया? आपका मिनरल्स में आ गया। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने न्यूट्रिएंट्स बताया, इंपॉर्टेंट था, आपका बेस
स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपको आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स। ठीक है, न्यूट्रिशन के टाइप्स करने वाले हैं। हमें पता है 2 टाइप्स की न्यूट्रिशन होती है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हिटरोट्रॉपिक। और हिटरोट्रॉपिक के भी फिर आगे फर्दर सब टाइप्स आ जाते हैं। पहले हम कवर करेंगे अपना कौन सा, ऑटोट्रॉपिक डिटेल में। ऑटोट्रॉपिक करने के बाद हिटरोट्रॉपिक करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हेडिंग डालेंगे सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब इस वर्ड को ना ध्यान से अपने दिमाग में डालना, क्या करते हैं वो, सिंथेसाइज करते हैं। सर क्या इंसान भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं। इंसान अपना खाना कुक करते हैं, सिंथेसाइज नहीं करते। ठीक है, आप दुकान पे सब्जी खरीद के लाते हो, वो सब्जी आप खुद प्रोड्यूस करते हो क्या, नहीं ना। तो इसीलिए इंसान ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, वो हिटरोट्रॉपिक होते हैं। अभी हम ऑटोट्रॉपिक पहले समझ लेते हैं। तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, वाटर का, ठीक है, मिनरल्स का, ठीक है, ठीक है, और एनर्जी सोर्सेज का। एनर्जी सोर्सेज जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, लाइक सनलाइट या केमिकल एनर्जी। अब मेरे को बताओ, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनमें कोई भी जान नहीं है। ये क्या चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, इनऑर्गेनिक चीज़ों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और एनर्जी। ठीक है, अब मैंने आपको सिंथेसाइज का इसमें मतलब बताना है कि सिंथेसाइज का एक्चुअली में मतलब क्या है। ठीक है, सिंथेसाइज का मतलब हो गया आपका सिंपल चीज़ों को जोड़कर, सिंपल चीज़ों को जोड़कर एक क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाना। क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे मैंने एनर्जी रिसोर्सेज में क्या लिखा था, सनलाइट। अब इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ तो क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सर कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, वाटर लिखा, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे 6 लगाना है, और आपने ये पढ़ी भी रही होगी इक्वेशन जब आप छोटे होगे, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो ये जो C6H12O6 है, ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। तो क्या किया, सिंपल चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो ऐसे हमारा, हम ह्यूमन जैसा करते हैं क्या, नहीं करते ना, हम दूसरों पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक क्या कर रहे हैं, ये खुद ही क्या कर रहे हैं, अपना खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं, छोटी छोटी सिंपल चीज़ों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। और एक सिंपल तरीके से समझो, हम क्या करते हैं, आटा सब्जी चावल लेके उसका खाना बना सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक फूड है। क्या है, ऑर्गेनिक फूड है, क्योंकि हमें आटा चावल सब्जी ये मिली किस किस चीज़ों से, प्लांट से मिली है, और वो सब क्या है, आपकी लिविंग थिंग्स। लेकिन कि मेरे को बताओ, क्या आप CO2 से रोटी बना सकते हो, नहीं बना सकते। हवा और पानी से क्या हम ग्लूकोज बना सकते हैं, नहीं बना सकते। सेम चीज़ जो एनिमल्स हैं उन पे भी होती है। एनिमल्स की अगर बात करूँ तो न्यूट्रिशन में हमने पहले क्या जाना, ऑटोट्रॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया खाना क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं, सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाते हैं, और मेनली यही इनकी चीज़ें होती हैं, फिर जाके ये क्या बनाते हैं, अपना ग्लूकोज। ये इक्वेशन ध्यान में रखना। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया। अब ऑटोट्रॉपिक का हम एग्जाम्पल समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन सी, सबसे पहले कौन कौन इसको करता है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है ऑटोट्रॉपिक, कौन कौन ऐसी न्यूट्रिशन करता है। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स आ गए, ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे हम, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ये याद रखना एग्जांपल्स, नाइट्रो सोमोनास, और एक एग्जांपल होती है नाइट्रोबैक्टर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कौन सा मोड फॉलो करती हैं, हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है,
इतना आपको समझ आया? अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कुछ सब टाइप्स आ जाती हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है? इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। देखो यार, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है कि कैसे कैसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी ना, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी साइड से मेहनत करके आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप नोट्स बनाओ और उस चीज़ को रिवाइज़ करो। रिवाइज़ के साथ-साथ क्या करो, अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो, देखो पहला टाइप आ जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन आगे खुद लगा लेना आप, ठीक है? तो कौन सा होता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, जो खाना बनता है ना आपका, खाना कैसे बनता है आपका? सनलाइट से बनता है। कैसे? आपका सनलाइट से खाना प्रिपेयर होता है। कैसे होता है? सनलाइट से होता है। सर सनलाइट से कैसे होता है? अभी समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल से लिखना है इसमें। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो आपकी न्यूट्रिशन करते हैं, उसमें एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है? एल्गे, और एल्गे हो गया, और साइनोबैक्टीरिया लिख लेना, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? अब मेरे को बता, खाना आपका सनलाइट से बन रहा है, तो मेजर प्रोसेस क्या होगा आपका? मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होगा ना, राइट? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से आपका खाना ये सब बनाएंगे, ठीक है? अब हमको फोटोसिंथेसिस पूरा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता क्या है। बचपन में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें हवा से मिलेगी। हमें पानी चाहिए, ठीक है? हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। प्लांट्स के अंदर आपको पता है पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। क्लोरो स्पेलिंग CHLORO PHYLL, क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है? जो सनलाइट आती है उसको ये क्या करता है? ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है? मिनरल्स चाहिए। तो ये सब रॉ मटेरियल चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सर वो तो ठीक है, ये सब रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें, लेकिन फोटोसिंथेसिस होता कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस आपकी प्लांट में। सपोज करो ये क्या है, एक पत्ता है, ऐसे मान के चलो ये पत्ता है। आपको पता है कि पत्ते में क्या होते हैं? छोटे 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 क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। आप सबने पढ़ा होगा बचपन में। क्या कहते हैं इन सबको? हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है? ठीक है। अब यही जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना भाई साहब, आपको पता है हवा में आपकी CO2 प्रेजेंट रहती है। वही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं पोर्स के थ्रू लीव्स में क्या करती है? एंट्री मारती है, एंटर होती है, ठीक है? और साथ साथ में क्या चल रहा होता है? ये मिट्टी है, ये ऊपर पेड़ लगा हुआ है, और मिट्टी के नीचे क्या होगा? पानी। अब रूट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? रूट्स आपके पानी को खींचते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? और वही फिर स्टेम के होते हुए कहाँ पे जाते हैं? आपके लीव्स तक जाते हैं। और लीव्स तक ले जाने का जो काम करता है वो करता है जाइलम। अभी हम आगे जाके जब पूरा पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, तो वो पूरा हम इसमें कवर करेंगे जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। बस अभी ये मान के चलो कि जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो पानी को लीव्स तक लेके जाते हैं, ठीक है? जाइलम टिश्यूज, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रूट्स क्या करती हैं? धरती के अंदर से पानी को खींच के लाती हैं, फिर वो स्टेम के थ्रू आपके लीव्स तक जाता है। किसकी वजह से? जाइलम टिश्यूज की वजह से, ठीक है? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको पता होगा कि जो लीव्स होती हैं उनमें पिगमेंट होती है ग्रीन कलर की, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होती है पिगमेंट, ठीक है? अगर कोई पूछ लेना कि ये जो आपकी ग्रीन पिगमेंट होती है वो एक्चुअल में होती कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है? प्लांट सेल्स के अंदर एक टिनी ऑर्गेनेलीज कहते हैं हम, टिनी ऑर्गेनेलीज होती हैं, वहीं पे आपका क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब
सर ये क्वेश्चन आता है कि स्पेशली ग्रीन क्यों दिखाई देती है। देखो, सनलाइट हमें पता है 7 कलर की होती है जिसे हम विबगर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लीव्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपकी सन से जो आने वाली रेज होती हैं उनमें से जो रेड लाइट होती है उसको अब्जॉर्ब करती है, ब्लू लाइट को भी क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। लेकिन ग्रीन लाइट जो होती है ना, वो क्या करती है, उसको मोस्टली क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और यही जो रिफ्लेक्ट होता है वही हमें नजर आता है, इसीलिए जो लीव्स हैं हमें क्या करते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की तरफ। मैंने क्या कहा था कि नीचे से पानी भी आ रहा होता है। अब जो सनलाइट पड़ती है ना, वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ब्रेक करती है। क्या करती है, ब्रेक करती है। और यही जो ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। यार बहुत ना, बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स बनाना, ठीक है। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक होता है सनलाइट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस, ठीक है। अब जैसे ये फोटोलाइसिस होता है तो क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, एटीपी जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पूरी जो मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन बताई थी ना, जो अभी पहले रिएक्शन बनाई थी, वो रिएक्शन बनना शुरू हो जाती है। फिर आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। वो पूरी बायो की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उतना नहीं, इतना आपको जो मैंने बताया फोटोलिसिस वगैरह और जो इक्वेशन थी, ठीक है, उतना पता होना चाहिए। तो ये आपको मैंने फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस बता दिया, ठीक है। ये तो हो गई ऑटोट्रॉपिक की पहली टाइप जो थी हमारी, फोटोट्रॉपिक। अब हम दूसरी टाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप होती है हमारी ऑटोट्रॉपिक की, वो होती है कैमो ऑटोट्रॉपिक। क्या होती है जी, कैमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। कैमो ऑटोट्रॉपिक, कैमो ऑटोट्रॉपिक। अब कैमो ऑटोट्रॉपिक के में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी से क्या करते हैं, आपकी अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किससे, केमिकल एनर्जी से, ठीक है। इसमें कोई भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो सनलाइट, याद रखना, नो सनलाइट, नो सनलाइट, ठीक है। अब इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पहली एग्जांपल आ जाएगी नाइट्रो सोमोनोस, जो मैंने आपको पहले करवाई थी, सोमोनोस, ठीक है। केमिकल कौन सा इस्तेमाल करेगा, ये अमोनिया, और बनाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रो, अच्छा यहाँ पे सुनो, आपने सर आपने ये तो लिख दिया है ये कि नाइट्रोसोमनास जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बना रहा है, लेकिन इससे ये खाना कैसे बना रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अमोनिया को जब ये नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है ना, बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और जैसे ही ऑक्सीडाइज करता है ना, इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये अपने लिए खाना बनाता है, ठीक है। क्या करता है, खाना बनाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको नाइट्रोबैक्टर के बारे में बताया, नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, आपको जो ये नाइट्राइट होती है इसी को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी से क्या करता है, ये अपना फूड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन आता है ना कि कैमो ऑटोट्रॉपिक में सल्फर को कौन ऑक्सीडाइज करता है, तो याद रखना, सल्फर को करते हैं ऑक्सीडाइज, जिन्हें हम कहते हैं सल्फोफोलोबस। बस ये याद रखना है, सल्फर को ऑक्सीडाइज का काम करते हैं सल्फोफोलोबस, ठीक है। और इसमें ये जो होते हैं, ये सल्फर को क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके आपका सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सल्फेट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी किसकी, ऑटोट्रॉपिक की। लेकिन जो मेजर टाइप्स है ना, वो अब शुरू होंगी, जो होंगी हिट्रोट्रॉपिक की, ठीक है। हिट्रोट्रॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस टॉपिक पे। जैसे ये जो होलोजिक न्यूट्रिशन है वो हिट्रोट्रॉपिक की है। अब हम करने वाले हैं हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के सारे टाइप, ठीक है। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले हैं तो
हेट्रोट्रॉपिक। इसमें क्या है, उसका उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था, वो खुद से ही अपना सब कुछ सिस्टम कर ले रहे थे खाने का, खाने पीने का। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में क्या है, ये खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, दूसरों पे सबसे पहले डिपेंड हैं, उन्हीं को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड है, उन्हीं को खा रहे हैं। और ये डायरेक्टली आपके प्लांट्स खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, डेड मैटर जो होगा उनको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनमें एग्जांपल्स हम आ जाते हैं, सबसे पहले इंसान, ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी आपको फिलहाल इतने याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। अब इसकी जो टाइप्स है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे होलोजोइक। स्पेलिंग देख लेना, एक्चुअल में होलोजोइक है, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो खुद अपना खाना क्यों नहीं मतलब बना लेते, खुद नहीं क्यों नहीं सिंथेसाइज कर लेते। मुझे बताओ, क्या हमारे पास अपना क्लोरोफिल है? नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल लैक करते हैं हम, नहीं है, क्लोरोप्लास्ट तक नहीं है, फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। अब सबसे पहला टाइप आ जाता है होलोजोइक। होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूट्रिशन होती है इसमें आपका कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन। क्योंकि इंसान इसमें प्रॉपर खाना खाता है, खाना खाता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इंसान नहीं, जैसे एनिमल्स वगैरह, काऊ, लायन वगैरह, ये सब क्या करते हैं, आपका सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में जो आपका खाना होता है उसको क्या करते हैं, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उनसे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, ह्यूमन बींग्स, काऊ, लायन, अमीबा। अमीबा भी याद रखना, ठीक है। अब इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होता है इंजेशन का। इंजेशन आपको सबसे पहले पता ही होगा क्या होता है इंजेशन। इंजेशन में क्या करते हैं, हम फूड को इनटेक करते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस में इंजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके माउथ से, आप मुंह से खाना खाते हो, ठीक है। दूसरी क्या होती है आपकी स्टेप, दूसरी होती है जी डाइजेशन होती है, खाना आपका पचता है। आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड जो आप खाना खा रहे होते हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बन जाता है आपको, वो सिंपल फूड, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रोटीन जो होंगे, प्रोटीन इनटेक करते हो आप, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेंगे, अमीनो एसिड टूटेगा कार्बोहाइड्रेट्स में, और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, आपके ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अमीनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट किस में होगा, ग्लूकोज में होगा, ठीक है। इतना समझ आया होगा। फिर क्या होती है, फिर कौन सी प्रोसेस होती है आगे, फिर होती है हमारी अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन के बाद क्या होगी, अब्जॉर्प्शन होगी। जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ पे एंटर करता है, आपके ब्लड में, ब्लड में एंटर करता है। फिर होती है हमारी असाइमिलेशन। असाइमिलेशन होती है, असाइमिलेशन में क्या होता है, जो अब्जॉर्ब्ड फूड होगा, जो पच चुका होगा, उससे फिर यूटिलाइज करेंगे हमारे सेल्स। किसके लिए यूटिलाइज करेंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए, ठीक है। और फिर एंड का जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है एजेशन, जिसमें जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं वो किस में होते हैं, हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट देखो इसमें, दूसरा देखो, अभी पहले पे आएंगे। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड इज ट्रू, ठीक है। फंगाई एंड ब्रेड मोल्ड आर प्राइमरी एग्जांपल ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। कहीं पे मैंने यहाँ पे लिखा है फंगाई, नहीं लिखा था ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही है। अब पहली स्टेटमेंट ना ध्यान से देखना, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर।
मैं आपको क्या कह रहा था कि आप कॉम्प्लेक्स खाना खाते हो, फिर डाइजेशन के बाद वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब ऑर्गेनिक क्या हुआ, आप क्या खाते हो, रोटी खाते हो, राइस खाते हो, मीट लेते हो, और ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, लिविंग थिंग्स से ही मिलती है ना, प्लांट्स के हैं आपके, लिविंग थिंग्स। मीट कट के तो आपके पास नॉन लिविंग हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में मिला तो आपको लिविंग थिंग से ही है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ही है वो, तो पहली भी सही हो जाएगी और दूसरी भी सही हो जाएगी, थर्ड गलत हो जाएगी क्योंकि ये एग्जाम्पल नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्पल किस में आ जाते हैं आपके, जो मैंने आपको बताया, एनिमल्स, ह्यूमन और अमीबा, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अमीबा वाला केस समझ लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट केस है, और वो क्यों होलोजोइक में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अमीबा, तो अमीबा आप सभी को पता क्या होगा, एक अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये कौन सी न्यूट्रिशन फॉलो करता है, तो होलोजोइक, हिट्रोट्रॉपिक के अंदर। अमीबा कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, तो प्रोटिस्टा, ये सबको पता होगा, पढ़ रखा होगा, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। लेकिन हमें अभी इसका क्या फॉलो करना है, न्यूट्रिशन फॉलो करना है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया जी, कि इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब एक चीज समझो कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होती कैसे है, वो मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड ऐसे ही रुकना। ये देखो, ये क्या है, आपका अमीबा है, इसके बाहर क्या पड़ा है, फूड पार्टिकल। अब ये इसको खाने के लिए क्या करेगा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है ना, आपको पता है कि अमीबा जो होता है फिक्स्ड शेप का नहीं होता, ये अपनी शेप चेंज करते रहता है, क्यों, फूड को इनटेक करने के लिए। अब इसने क्या किया, एक फेक प्रोजेक्शन अपनी बनाई, और इसी को बोलते हैं सुडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है इंजेक्शन करने के लिए। इंजेक्शन करने के लिए इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई। अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से लॉक कर लेगा, ठीक है, वैक्यूल बना देगा यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो फूड वैक्यूल बनाया है फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, पूरा इसको खा लिया है, इंजेस्ट कर लिया है। अब इंजेस्ट किया है तो वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालेगा, डाइजेशन भी होगी, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ जाता है, आपकी हिट्रोट्रॉपिक के अंदर, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, क्योंकि ये इंजेक्शन आपका फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमीबा फॉलोज कौन सी न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस था इसीलिए आपको मैंने बताया। अब हेट्रोट्रॉपिक की नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाएगी जिसका नाम है सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सैप्रोफाइटिक कंप्लीट करते हैं, हेडिंग डाल लेना सब, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ, जो मरे हुए डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डेड प्लांट एंड एनिमल पे जाके ये क्या करते हैं, उसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। होता क्या है ना, कि सपोज करो आपने देखी होगी एक ये ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, कुछ दिन रखने के बाद इस पे फंगस जम जाती है, क्या जम जाती है, फंगस जम जाती है, ठीक है। अब फंगस क्या करती है ना, अपने एंजाइम्स इस ब्रेड पे क्या करती है, रिलीज करती है, क्या करती है, रिलीज करती है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेड को तोड़ते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करो इस ब्रेड में स्टार्च होगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेंगे, और प्रोटीन होगा तो उसको किस में करेंगे, अमीनो एसिड में। अब जब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, फंगस क्या करेगा, इसी सिंपल फूड को क्या करेगा, सोख करके अब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, सोख करके अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है इसी को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। अब मेरे को एक बात बताओ, इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स से सिंपल जो कन्वर्जन होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, ब्रेड पे हो रहा है। जो फंगस इस पे लगी है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म
ब्रेड के ऊपर सरफेस पे बना रहा है, तो मतलब जो डाइजेशन हो रही है वो उसके शरीर से बाहर हो रही है। तो यहाँ पे याद रखना, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ना, उनके अंदर डाइजेशन क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है तब जाके ये क्या करते हैं, उसको सोक करते हैं। मतलब डाइजेशन के बाद ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। लेकिन डाइजेशन कहाँ हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। तो याद रखना, सेप्रोफाइट्स में जो डाइजेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, बॉडी के बाहर रहती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेप्रोफाइट्स के अब आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला है मशरूम। आपको पता होगा मशरूम किस पे उगती है, लकड़ियों पे। लकड़ी जो पेड़ से कटकर अलग हो जाती है वहां पे आपकी मशरूम उगती है, डेड वुड पे। ठीक है, दूसरा है राइजोपोज। राइजोपोज वही फंगस है जो आपकी ब्रेड पे लगती है। ब्रेड पर जो ब्लैक फंगस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंगस। तीसरी एग्जांपल आ जाएगी इसकी यीस्ट, और चौथी आ जाएगी हमारे पास बैक्टीरिया। तो क्या करते हैं सेप्रोफाइट्स, डेड और डिकेइंग, जो मरे हुए डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की आएगी वो रहेगी आपकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सी, पैरासिटिक। पैरासिटिक की बात कर लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपना होस्ट ढूंढते हैं। बिना होस्ट के इनकी न्यूट्रिशन नहीं होगी। ये क्या करेंगे, अपना होस्ट ढूंढते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपको लाइस के बारे में पता होगा। लाइस, लाइस क्या होती है, जो हमारे सिर पे जूं पड़ती हैं। ठीक है, जूहें पड़ती हैं। अब हमारा जो शरीर है वो उसके लिए क्या है, लाइस के लिए होस्ट। अब ये लाइस क्या करती है, हमारे जब बालों पे लगती है, ये बेसिकली क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, सक करती है। खून चूस के अपनी न्यूट्रिशन ये वहाँ से करती है। ठीक है, तो लाइस के लिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, होस्ट। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लीच। लीच की एग्जांपल अगर मैं लूँ, जिसे हम कहते हैं जोंक। अब ये क्या करती है, ये भी ह्यूमंस के या एनिमल्स के शरीर पे क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, चिपक जाती है। और चिपक के क्या करती है, भी ब्लड को सक करती है। और अपना फूड कहाँ से ले रही है, अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से पूरी कर रही है, तो किसी होस्ट से कर रही है। या तो वो एनिमल होगा या तो ह्यूमन होगा, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, पैरासिटिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बता दूं आपको, तो आपको पता होना चाहिए पैरासिटिक के। पूछ सकता है, एक हो गया टेपवर्म, लीच, लाइस बता दिया मैंने आपको, कस्काटा। ये कुछ एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे, आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जो किसका टाइप है, हिट्रोट्रोपिक का। अगला है हमारे पास सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। कौन सा है, सिम्बियोटिक। अगला है हमारे पास सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक की बात करते हैं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप की, वो है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। या तो एक दूसरे को क्या करेगा, फूड देगा, दूसरा उसके बदले में उसको शेल्टर देगा, या वाइस वर्सा। या तो एक शेल्टर देगा और दूसरा उसके बदले में फूड देगा। तो ये हिसाब किताब रहता है। ठीक है, मतलब तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा, ये हिसाब किताब इसमें रहेगा सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि याद रखना, दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों को ही इसमें बेनिफिट होगा, म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे फेमस एग्जांपल होती है लीचन्स की। अब लीचन्स को लीच से कंफ्यूज मत हो जाना। लीच अलग है, जो किसमें था, पैरासिटिक में। और पैरासिटिक में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। अब जो लीचन्स होते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, आपके दो प्लांट्स का। किसका, दो अलग अलग प्लांट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है एल्गे, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास फंगस।
अब एल्गे क्या करता है, आपको पता है एल्गे क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। फंगस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फंगस क्या करता है कि इसके पास फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये क्या करता है, जमीन से वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल से एनर्जी लेता है। क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और ये जो फंगस है ना, ये इस एल्गे को रहने के लिए जगह दे देगा। फंगस बोलेगा एल्गे तू मेरे पास रुक जा। ठीक है। और एल्गे इसके बदले में क्या देगा, जो फोटोसिंथेसिस से इसने एनर्जी ली है वो किसको दे देगा, ये फंगस को। तो ये हिसाब किताब चलता जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। लीचेंस जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसकी, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की। ठीक है। रिजल्ट क्या है, फंगस को खाना मिल गया और एल्गे को रॉ मटेरियल और घर मिल गया एल्गे को। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, जैसे लीचेंस है एल्गे और फंगस का, और दूसरा है राइजोबियम बैक्टीरियम। अब इसमें क्या होता है, आपने अगर जो पल्सेस, जो दालों के अगर आपने पेड़ देखे होंगे, तो उनकी जो रूट्स होती है ना, उनकी रूट्स में से छोटे छोटे कर्ल होते हैं जिन्हें हम गांठ कहते हैं। ठीक है। क्या होती है, नोडल्स। इंग्लिश में कहें तो नोडल्स और हिंदी में कहें तो गांठ। अब होता क्या है कि रूट्स के अंदर आपको पता है ऐसे मिट्टी भी होगी, क्योंकि रूट्स बेसिकली कहाँ पे होंगी, मिट्टी के अंदर होंगी। अब मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन को लेता है और यूजेबल उसको यूजफुल प्रोडक्ट बना के किसको दे देता है, प्लांट्स को, ताकि वो अब्जॉर्ब कर लें, उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाए। ठीक है। बदले में प्लांट्स इस बैक्टीरिया को क्या देती हैं, शेल्टर। क्या देती हैं, शेल्टर। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, राइजोबियम जो है वो क्या कर रहा है, राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है। ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, हवा से लेकर उसको किसको दे रहा है, प्लांट्स को, और प्लांट्स बदले में उस राइजोबियम को क्या दे रहे हैं, शेल्टर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का। एक और आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है माइकोरिजा। माइकोरिजा आ जाएगा आपका फंगाई प्लस ट्री का रूट। ठीक है। ट्री के जो रूट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं सिम्बियोटिक के। ठीक है जी। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा और हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, और उसके सब टाइप्स पढ़े। तो पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, कौन सा, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप पूरा। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड्स एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है। तो इसीलिए अब हम चलेंगे सेकंड एमसीक्यू की तरफ, विथ रेफरेंस टू प्लांट रेस्पिरेशन कंसीडर द फॉलोइंग। सब कुछ डिटेल में हम करने वाले हैं इसमें भी। ठीक है। अब उस पे जाने से पहले ये जो सेप्रोफाइटिक मैंने आपको पढ़ाया इसका एमसीक्यू, इसको करो टैकल जरा। कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था ब्रेड वाला एग्जांपल, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दे रिलाई ऑन लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। गलत। ये किसका आपको बताया था मैंने, पैरासिटिक का। ये पैरासिटिक का था, और ये एग्जाम्पल्स भी किसके हैं, पैरासिटिक के हैं। टेपवर्म और लीचेस किसके एग्जाम्पल हैं, आपके पैरासिटिक के। ठीक है। सेप्रोफाइट्स की क्या है, मशरूम, हीस्ट, ब्रेड मोल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओनली। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रेस्पिरेशन की। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सब रेस्पिरेशन। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, कई लोगों को लगेगा ये दोनों चीज़ें सेम है, नहीं। देखो, जो ब्रीदिंग है ना वो सिंपल क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को इनहेल करती है और CO2 को क्या करती है, एक्सहेल। यही प्रोसेस क्या है आपका, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे O2 अंदर लेते हैं हम और CO2 बाहर छोड़ते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन ये है कि जब आप फूड इनटेक करते हो, इनटेक के बाद जो डाइजेशन के बाद जो आपको एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं मेनली, तो प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स के अंदर आपको पता है कि प्लांट का जो मेनली फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है।
इसी का क्या होता है ब्रेकडाउन, और फिर इस ग्लूकोज ब्रेकडाउन के बाद क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी से जो आपके प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे। उससे पहले जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है कि कैसे आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, उसको भी हम जान लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C6H12O6। ये हमारा हो गया क्या, ग्लूकोज। अब सिंपल वर्ड्स में आपका जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है वही तो ब्रेक डाउन करेगा ना, वही तो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में, जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, आपका वाटर निकलेगा, और एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं बैलेंस करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसके साथ भी 6 आ जाएगा, इसके साथ भी 6 आ जाएगा। तो ये जो है ये आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन की बेसिक इक्वेशन है। क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन की बेसिक इक्वेशन है। क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में कैसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेसिक रेस्पिरेशन इक्वेशन। तो 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से जो ये वाला ऑप्शन होगा यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन का बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, बाकी मैंने आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बता दिया। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी के लिए क्या होता है, आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है। और प्लांट्स में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो रेस्पिरेशन होती है वो ऑल द टाइम होती है, मतलब डे एंड नाइट दोनों में होती है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी को लेने के लिए, क्योंकि एनर्जी निकलती है और उसी से प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ वगैरह होती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, क्रिएशन हो रहा था किसका, ग्लूकोज का, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई कि प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम, मतलब डे एंड नाइट में दोनों में आपका रेस्पिरेशन होगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ कब होगा, आपका दिन में होगा, डे में होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, जो पहला स्टेटमेंट है वो देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इन प्लांट्स रेस्पिरेशन ओकर्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट वाइल फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग द डे। गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रेस्पिरेशन क्या होगी आपकी, दिन में भी होगी और रात में भी होगी। क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है उसका क्या करवाना होता है, ब्रेक डाउन करवाना होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, सनलाइट की, जो सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगी, हमको दिन में मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब हम कुछ बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के का, जो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। उससे पहले आपको रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है ना, जो आपका ये पहला प्रोसेस होता है किसका, रेस्पिरेशन का। अब जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपको पता होना चाहिए, इसको LYSIS कर देना। ठीक है, ग्लाइकोसिस। अब ग्लाइकोसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा समझाता हूँ। हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है। इसी का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ये जब ब्रेकडाउन होता है, ये किस में ब्रेकडाउन होता है, आपका पिरुवेट में। किस में होता है, पिरुवेट में। अब ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड बता रहा हूँ, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। किसमें ब्रेकडाउन होता है आपका, 6 कार्बन कंपाउंड, जो कि क्या होता है आपका ग्लूकोज, ये होता है पिरुवेट में। ठीक है, पिरुवेट में होता है। अब पिरुवेट जो है वो 2 कार्बन का क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है, 2 कार्बन का। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है ना, वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। और रेस्पिरेशन में होता क्या है, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसका ब्रेकडाउन करवाना होता है, ताकि एनर्जी मिले प्लांट्स को, जिससे उसकी ग्रोथ हो और उसके जो टिश्यूज वगैरह ब्रेक डाउन हुए हैं वो क्या हो, रिपेयर हो। ठीक है, एक चीज ये हो गई। लेकिन जो आपका फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिएशन होती है किसकी, ग्लूकोज की। और रेस्पिरेशन में इसी ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन। अब मुझे बताओ, क्या फोटोसिंथेसिस दिन में भी होती है और रात में भी होती है, नहीं। फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब सनलाइट की प्रेजेंस हो, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तभी होगा जब सनलाइट होगी, और सनलाइट कब होती है, दिन में। तो फोटोसिंथेसिस आपका सिर्फ कब होगा, दिन में होगा। और रेस्पिरेशन सुबह भी होगी
और शाम को भी होगी रात तक। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा हुआ है इन प्लांट्स रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग द डे। पूरी तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि रेस्पिरेशन डे नाइट दोनों में होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कब होगा आपका, सिर्फ डे में, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, एक और चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज, कि रेस्पिरेशन का पहला जो स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और एनसीईआरटी में भी है, तो ये हम करेंगे। जो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है ना उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है ना, ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही होता है आपका ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। अब ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन होता है? तो पिरुवेट में क्या होता है आपका ब्रेकडाउन होता है। किस में होता है? पिरुवेट में। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन से मिला हुआ क्या है आपका कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है क्या, ग्लूकोज। अब इसी का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन। अब ये जो आपका पिरुवेट जो होता है, जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बस बनता है, ये दो बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 पिरुवेट बनते हैं। और हर जैसे 2 पिरुवेट बने तो एक जो पिरुवेट होगा उसके पास 3 कार्बन होंगे। कितने? 3 कार्बन होंगे, ये आपको पता रखना है। तो मतलब 2 पिरुवेट हैं तो एक के पास कितना होगा? 3। दूसरे के पास कितना होगा? 3। और 3 और 3 6। मतलब इसी से बना ना ग्लूकोज से। ग्लूकोज के 6 थे और ये भी क्या है 6, लेकिन अलग अलग है। ये पिरुवेट में क्या हुए हैं आपके, ब्रेक डाउन हुए हैं। ठीक है, और जैसे ये पिरुवेट में आपका टूटता है ना, तभी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी जो होती है वो एटीपी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए? एटीपी फॉर्मेशन के लिए। अब ये एटीपी क्या होती है? तो ये सेल की क्या होती है, आपकी एनर्जी करेंसी होती है। क्या होती है? ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में लिखेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और क्या होती है? ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन कहाँ होती है, आपकी सेल के अंदर। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, रेस्पिरेशन का जो पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, वो कहाँ होता है? तो वो सेल के अंदर ही कहाँ पे होता है आपको? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस के बाहर जो जेली लाइक प्रोटेक्शन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको कहाँ बताया था, ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, सॉरी, तो ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल्स के अंदर। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। आपकी जो रेस्पिरेशन होती है सिर्फ और सिर्फ लीव से नहीं होती, वो स्टेम से भी होती है और रूट से भी होती है। तीनों जगहों से होती है और तीनों को ही हम क्या करेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक पत्ता बनाऊं, ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, पत्ते पे मैंने आपको बताया था लीव है। अब लीव पे ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। और यही जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना इसकी, ये होती है गार्ड सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? गार्ड सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी ओपनिंग में और क्लोजिंग में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, अब मेरी एक बात ना ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये एडवांस कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपको पता है कि दिन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे जो प्लांट्स हैं वो अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जो ग्लूकोज होती है। तो दिन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और रेस्पिरेशन भी तो होगी ना, क्योंकि एनर्जी भी तो बनानी है। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट ज़्यादा प्रेजेंट होती है सुबह के टाइम पे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सर आपने हमें बताया था कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना नेसेसरी है, बिल्कुल मैंने कहा था। लेकिन आपने ये भी बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहेल। प्लांट इनहेल करते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन सर ऑक्सीजन भी तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ
जो ये प्लांट है इसके रूट्स भी तो होंगे ना ज़मीन में, और ज़मीन से ये पानी भी ले रहा होगा। पानी क्या होता है? H2O। H2O। अब हाइड्रोजन में कहीं न कहीं ऑक्सीजन भी तो है, बिल्कुल है। तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वो इस पानी को तोड़कर ऑक्सीजन ले लेता है। क्या? आपका प्लांट क्या करता है? वो रूट से जो पानी आता है, उस पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाता है, और वो इतना ज़्यादा बन जाता है फोटोसिंथेसिस की वजह से कि उसको यही जो ऑक्सीजन बनता है इसको निकालना पड़ता है। तो इसीलिए आपका दिन के टाइम पे क्या होती है? इन्हेलेशन होती है। किसकी? इन्हेल करता है प्लांट आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई? अब यही प्रोसेस क्या हो जाता है? रात को उल्टा पड़ जाता है। रात को क्या होता है कि अब रोशनी तो है नहीं, सनलाइट तो है नहीं, तो स्टोमेटा से क्या अंदर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो प्लांट है वो क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रात को पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, ये जो हाइड्रोजन पानी को तोड़ के जो ऑक्सीजन बनाया ना, इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। और ये फोटोलाइसिस क्यों हो पाती है? क्योंकि सनलाइट की एनर्जी से जो प्लांट होता है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, और पानी का जो टूटना होता है, इसी से क्या आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, और वो इतनी बल्क में हो जाती है कि रेस्पिरेशन के लिए जितनी उसको चाहिए थी उतनी रख लेता है, और जो बाकी होती है उसको क्या होता है? छोड़ देता है। और जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? आपकी स्टोमेटा से। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दिन में ऑक्सीजन आपका स्टोमेटा से नहीं आता। क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और निकलता क्या है? आपका ऑक्सीजन। रात को ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात को स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। फोटोलाइसिस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब एक और चीज, अब सिर्फ पत्तों से ही आपका ऑक्सीजन अंदर नहीं आता रेस्पिरेशन के लिए। आपकी जो स्टेम होती है ना, स्टेम, ठीक है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी, जिनमें वुड काफी ज्यादा होता है, इनकी जो छाल होती है बार्क में छोटे छोटे क्या होते हैं आपके? इन्हें हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटी सेल्स। और यहीं से आपका क्या होता है? ऑक्सीजन आपकी एंटर करती है लेंटी सेल से, रात के टाइम पे। ठीक है। और याद रखना, रूट से भी, अगर मैं रूट्स की बात करूं, तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच आपके क्या होते हैं? एयर पॉकेट्स होते हैं। ठीक है, एयर पॉकेट्स। और एयर पॉकेट से भी वो क्या करती हैं? आपकी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करती है। तो तीनों जगह से होती है। लीफ से भी, ये जो स्टेम होती है, इनके बीच में लेंटिसेल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ से भी ऑक्सीजन आती हैं। और रूट्स का भी रोल होता है ऑक्सीजन को सकअप करने का। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन वुडी स्टेम्स टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल्स। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज मैं आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बता रहा हूं। अगर कभी भी पूछ ले एग्जाम में कि रेस्पिरेशन प्राइमरली सेल के अंदर कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन अगर पहला स्टेप पूछ ले, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो रेस्पिरेशन इंटायर प्रोसेस है, वो प्राइमरली कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो थर्ड अब एमसीक्यू है हमारा रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आपका फूड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके प्लांट्स में। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, ओसोमोसिस पढ़ेंगे। ओसोमोसिस क्या होता है? ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप हेडिंग डाल लेना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक है अब वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। और ये लास्ट टॉपिक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। ठीक है, लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको जो है हम एमसीक्यू से ही करेंगे और डिटेल में करेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स से पहले आपको प्लांट्स के कुछ टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे तो पहला है हमारा जाइलम, और दूसरा आ जाता है हमारे पास फ्लोएम।
ठीक है। और इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, इन दोनों को ही कहा जाता है हमारे ट्रांसपोर्ट टिश्यूज इन प्लांट्स। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट टिश्यूज। ठीक है। अब अगर मैं आपको जाइलम की बात करूं ना, तो ये है हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसमें? प्लांट्स के अंदर। ये क्या करता है? आपके रूट्स से, जड़ों से क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। मैं आपको कह रहा था ना कि रूट से आपका ऑक्सीजन और पानी आता है, तो लेके पानी कौन लेके ऊपर आता है? तो ये आता है हमारा जाइलम। ठीक है। और इसका फ्लो ना, इसका फ्लो याद रखना, इसका फ्लो जो होता है वो अपवर्ड होता है, क्योंकि रूट्स हमारी कहाँ होती है? नीचे की तरफ, और प्लांट हमारा ऐसे ऊपर की तरफ गया होता है। तो इसकी जो मूवमेंट होती है जाइलम की, ये पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्लो डायरेक्शन क्या होती है? मोस्टली अपवर्ड। रूट से लेकर, रूट से स्टेम, और स्टेम से फिर जाएगा आपका कहाँ पे? लीव्स में। कहाँ पे? लीव्स में। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ? एक ही डायरेक्शन में ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आएगा पानी। ठीक है, ऊपर ही जाएगा। तो मतलब यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो जाइलम में डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और क्या लेके जा रहा है ये? आपके वाटर और मिनरल्स। और क्या है? रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स की तरफ आपका पानी जा रहा है। ठीक है। अब जाइलम के जो पार्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं शॉर्ट में। सबसे पहला इसका पार्ट आ जाता है ट्रैचाइड्स। ठीक है, ट्रैचाइड्स। ये क्या होते हैं? आपके लॉन्ग डेड सेल्स होते हैं, याद रखना। लॉन्ग डेड सेल्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग डेड सेल्स होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैचाइड्स। टी से ट्रैचाइड्स, टी से ट्रांसपोर्ट किसका? वाटर का। दूसरा जो पार्ट इसका आ जाता है जाइलम का, वो आ जाता है वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं? आपके ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं? फास्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स की। फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्या? वेसल्स। फिर तीसरा पार्ट आता है जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा। और चौथा जो पार्ट आ जाता है वो होते हैं जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स। ठीक है। और इसका फंक्शन याद रखना, जाइलम पेरेनकाइमा ये क्या करता है आपका? ये फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। इसका काम होता है स्टोर करने का। ठीक है। जैसे स्टार्च को स्टोर करेगा, ऑयल्स को स्टोर करेगा, इन सबको क्या करेगा? स्टोर करेगा। और जैसे जो आपके ट्रेचाइड्स थे, ये लॉन्ग डेड सेल्स थे ना, और जाइलम पेरेनकाइमा जो होता है ना, ये लिविंग सेल होता है, याद रखना, लिविंग सेल्स। और जाइलम के अंदर ये ओनली लिविंग पार्ट होता है। ये जो ट्रेचाइड्स भी आपका डेड होता है, जाइलम फाइबर्स भी आपका डेड होता है, और वेसल्स भी आपका क्या होता है? डेड होता है। जो आपका और ओनली लिविंग सेल होता है जाइलम का पार्ट, वो क्या होता है? जाइलम पेरेनकाइमा। ये याद रखना आपने। ठीक है। और जाइलम फाइबर्स भी क्या होते हैं? आपके डेड सेल्स होते हैं। और इसको क्या, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं आपको, आपका जो प्लांट होता है उसको स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टेम को रिजिड बनाते हैं, उसको सख्त बनाते हैं। ठीक है, जाइलम फाइबर्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका? ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन किस चीज़ का? ये करता है ट्रांसपोर्ट आपका फूड एंड मिनरल्स। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका क्या बनता था? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनती थी। अब इस ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भी तो लेके जाना है, और इसी पार्ट, मतलब डिफरेंट पार्ट्स को लेने के लिए जो काम में आती है चीज़, वो होती है आपकी फ्लोइम। फ्लोइम। ठीक है। यही क्या करता है? आपके ग्लूकोज को प्लांट के दूसरे बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और इसका फ्लो क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्यों होता है? कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। अब बाई डायरेक्शनल होता क्यों है? यहाँ पे लिख लेना बाई डायरेक्शनल। ठीक है। अब मेरे को बताओ, रूट्स कहीं और होते हैं, फ्रूट कहीं और होता है, स्टेम कहीं और होता है, तो अलग अलग डायरेक्शनल है ना, अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन के लिए इसीलिए आपका फ्लोइम में काम आता है, क्योंकि इसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है। जो ग्लूकोज बनता है उसको प्लांट के हर पार्ट पे पहुंचाना होता है। ठीक है, जो अलग अलग जगहों पे होता है, तो इसीलिए इसका फ्लो क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। अब होता क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? सपोज कर लो कि लीव्स जो हैं, ठीक है,
लीव्स ने क्या किया, ग्लूकोज बनाया। अब फ्लोएम क्या करेगा, उसको लेके कहाँ जाएगा, फ्रूट्स के पास, ठीक है, रूट्स के पास। और फ्लावर जो होगा वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। अब फ्लोएम के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, यहीं पे करवा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैंने आपको जाइलम के पार्ट्स बताते, वैसे ही क्या है आपके फ्लोएम के पार्ट्स। और पहला पार्ट इसमें आ जाता है साइव ट्यूब्स। क्या आ जाता है, साइव ट्यूब्स। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। साइव ट्यूब्स, और यही क्या करती हैं, आपकी फूड को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो ग्लूकोज होता है उसी को ट्रांसपोर्ट कौन करती है, आपकी साइव ट्यूब्स, फूड ट्रांसपोर्ट। फिर आ जाता है हमारा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल का क्या, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किसका कंपेनियन है, आपके साइव ट्यूब्स का। मतलब क्या करता है, साइव ट्यूब्स की हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है आपका फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है, ये स्टोरेज के लिए, जैसा साइलम में स्टोरेज के लिए था, ये भी क्या होता है आपका, ग्लूकोज की स्टोरेज के लिए काम में आता है, ठीक है। फिर फ्लोएम फाइबर्स, और ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किसके लिए, सपोर्ट के लिए। प्लांट की सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, आपके फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम का मैंने आपको बता दिया। अब फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट लिविंग होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं साइव ट्यूब्स की बात करूं तो याद रखना ये आपके लिविंग होते हैं। कंपेनियन सेल्स आपके लिविंग होते हैं। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है ये भी लिविंग होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना, याद रखना ये डेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दोनों का लिविंग कौन सा पार्ट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जाइलम फ्लोएम हो गया, जो कि क्या थे, हमारे ट्रांसपोर्ट टिश्यूज थे इसके, प्लांट्स के। अब हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे आपका ओसोमोसिस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, वो सब हम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना अभी बाकी है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना, अब ओसोमोसिस हम करने वाले हैं। ओसोमोसिस नहीं, ओसोमोसिस से पहले करेंगे ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इस एमसीक्यू में आपका पहला पार्ट जो है वो ट्रांसपिरेशन ही है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हेडिंग डाल देना ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, अब एक सपोज कर लो ये ट्री है, अब ड्राइंग तो मत जाना यार, ठीक है, ये ट्री समझ लो, ठीक है। इसके एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स क्या हो गए, जो ऊपर वाले पार्ट हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट है, मेनली जो लीव्स की अगर मैं बात करूं, लीव्स में, तो इसमें क्या होता है ना, आपका लॉस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन। अब ये होता कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था, ये लीव है आपका। लीव में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोस्ट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं। अब जैसे ही जो मैंने आपको क्या कहा था कि जाइलम जो होता है वो पानी को रूट्स के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में भेजता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जब भी ये पानी आपका इस लीफ में पहुंचता है ना, पत्तों में पहुंचता है, इस टोमेटा से आपका पानी क्या होता है, बाहर आता है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो क्या होता है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन। सिंपल अगर मैं बताऊं, सॉइल से वाटर को सक करता है कौन, जाइलम, ठीक है। जाइलम उसको कहाँ लेके जाता है, लीव्स तक। फिर वहां से वाटर जो होता है वो वाटर वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में निकल लेता है। इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होती है, तो स्टोमेटा में, जिसे हम कहते हैं स्टोम मेटल ट्रांसपिरेशन। सॉरी मैंने रेस्पिरेशन कह दिया। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आपकी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, आपकी स्टोमेटा में। 90 से 95% आपकी रेस्पिरेशन यहीं पे होती है। क्या सिर्फ यहीं पे होती है, नहीं, आपका दूसरा स्टेम में भी होती है, जहां पे मैंने आपको क्या बताए थे, स्टेम में क्या होता है, लेंटिसिल्स, लेंटिसिल्स, यहां पे ही आपकी क्या होगी, ट्रांसपिरेशन होगी, लेकिन काफी स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट। फिर से प्रोसेस जानते हैं, रूट्स सॉइल से क्या करती हैं, वाटर को ऑब्सॉर्ब करती हैं, जाइलम वाटर को लीव्स तक लेके जाता है। और वाटर, क्वेश्चन आता है कि उस लीफ में कौन से सेल में आपका पानी इकट्ठा होता है, तो वो होते हैं मेसोफाइल सेल, मेसोफाइल सेल्स में होते हैं।
इसी मेसोफाइल सेल्स के बाद क्या होता है आपका वाटर बेसिकली क्या होता है, इवेपोरेट होता है ना यार। इवेपोरेशन के कारण वो आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उड़ जाता है पानी। इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, देखो। अब जब ये जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, इसमें जब पानी का लॉस हो जाता है ना, पानी का क्या होता है, लॉस होता है, तो एक वैक्यूम टेंशन क्रिएट होती है। रूट्स क्या करता है, और ज्यादा पानी को खींचता है, और जाइलम भी उसी उसी वैक्यूम टेंशन की वजह से जो जाइलम होता है उस पानी को खींचता है। क्योंकि जो वैक्यूम बन जाता है ना, वैक्यूम टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पानी तो गायब हो जाता है ऊपर से, फिर खाली जगह बचती है। तो फिर जाइलम को क्या करना पड़ता है, उसी रूट से फिर वापस ऊपर पानी को खींचना पड़ता है प्रेशर की वजह से। इसीलिए जो पानी का फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आया कि सर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, धूप तेज हो, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी या कम होगी? अब मुझे बताओ। जितनी ज्यादा तेज टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। तो ट्रांसपिरेशन ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर विंड की स्पीड भी ज्यादा है तब भी इंक्रीज करेगा, उमस कम है, लो ह्यूमिडिटी है, तब भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, और लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट्स ए नेगेटिव प्रेशर दैट सक्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझेंगे ट्रांसलोकेशन का। देखो, जब मैंने आपको कहा था कि आपका लीव्स में खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो फ्लोइम क्या करता है, उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। यही जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, लीव्स में बना हुआ जो फूड होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट करता है कौन है, फ्लोइम करता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पढ़ा चुका हूं मैं रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्या प्रोसेस, कौन सा होता है जिसमें हीट निकलती है। अब मुझे एक बात बताओ, जब रेस्पिरेशन हो रहा था और ग्लूकोज आपकी ब्रेक डाउन हो रही थी, मैंने आपको क्या कहा था कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्या होती है, बेसिकली हीट ही होती है ना। तो क्या है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा क्या है, रीजन बता रहा है इसका कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था कि किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी अलोंग विथ हीट। हीट भी निकलती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब ये मैच द फॉलोइंग आप खुद कर लोगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखो, पहले फ्लोइम क्या है, फ्लोइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्लोइम क्या करता है, तो फ्लोइम क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है आपके ग्लूकोज को। अब यहाँ पे सुक्रोज लिखा हुआ है, तो सुक्रोज भी क्या होता है आपका, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं ना, तो वो सुक्रोज बनाता है, ठीक है। एक टाइप का शुगर होता है क्या, सुक्रोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं आपका, सुक्रोज बनाते हैं। तो बिल्कुल फ्लोइम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फूड मटेरियल ही तो है ना, सुक्रोज। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है बताओ, करा रखा है मैंने ट्रांसपिरेशन पुल। अब एक छोटा सा और कंसेप्ट समझेंगे, सिंपल कंसेप्ट है, वो है ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके लीव्स में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और जो फूड मटेरियल होता है उसको फ्लोइम क्या करता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। यही जो प्रोसेस होता है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। तो मतलब फ्लोइम जो प्रोसेस करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो सर क्या ये ग्लूकोज लेके जाता है, नहीं। अभी ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इसको कन्वर्ट किया जाता है भाई साहब सुक्रोज में। किसमें, सुक्रोज में। और यही सुक्रोज जो होता है ना आपका, फ्लोइम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, चाहे वो रूट्स है, स्टेम है, ठीक है, फ्लावर है, फ्रूट है, उनमें लेके जाता है क्या, ये जो फ्लोइम होता है, ठीक है। क्या लेके जाता है, सुक्रोज लेके जाता है, ठीक है। मीठा होता है ये,
इसीलिए जो आपका फ्रूट होता है वो क्यों मीठा होता है? सुक्रोज की वजह से। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाना तो सुक्रोज किसका बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ये सब शुगर्स होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है सुक्रोज। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट निकलती है, ठीक है, जब एनर्जी निकलती है और साथ में क्या निकलती है? हीट। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको बताया था कि जब रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज आपका पिरोवेट में क्या होता है? ब्रेक डाउन, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जब ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या निकलती है? आपकी एनर्जी निकलती है और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अजर्शन सही है और उसका जो रीजन बताया है वो भी सही हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए जो होगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5 देखो। अब ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। अब बताओ, पहले मैं फ्लोएम की बात कर लेता हूँ। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम क्या है? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। जो फूड होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाता है, तो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल, सीधे ही आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर की तरफ। ठीक है, जब क्या होता है, आपके जो लीव्स होते हैं उसमें से पानी इवापोरेट हो जाता है, क्या बनता है? वैक्यूम। वैक्यूम बनने की वजह से क्या होता है? जो जाइलम होता है आपका, पानी खींचता है किससे? रूट से, अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में। उसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन क्या बताया था मैंने? एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज बताया था। और रूट प्रेशर क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन स्मॉल हब्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे पास? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये प्रॉपर एनालिटिकल एमसीक्यू आ गया, जिसमें ये आपका लॉजिक टेस्ट करेगा। ठीक है, लॉजिकल सवाल है। देखो, पूछ रहा है कि अ प्लांट इज केप्ट इन अ सील्ड ग्लास कंटेनर विद एडुकेट वाटर एंड लाइट। मतलब पानी भी ठीक ठाक है और लाइट भी है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस भी होगा और पानी है तो प्लांट हेल्दी भी रहेगा। और उसको क्या किया हुआ? सील्ड किया हुआ है। कह रहा है 24 घंटे के बाद द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंटेनर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ना घटी ना बढ़ी, वही सेम रही। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ से क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया है द प्लांट हैज स्टॉप्ड रेस्पायरिंग, सीधे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहता है? रेस्पायरेशन कभी भी बंद नहीं होती है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा बोल रहा है द प्लांट इज परफॉर्मिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? सबसे पहले, अरे यार ये कंसेप्ट तो आपको मैंने बताया है नहीं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का और एरोबिक रेस्पिरेशन का, इस पे आते हैं, इसके बाद वही टॉपिक पढ़ेंगे। फिर है द स्टोमेटा आर परमानेंटली क्लोज्ड ड्यू टू ह्यूमिडिटी। अब दिमाग लगाना और बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फिर मैं समझाता हूं। अब देखो यहां पे है, हम देखते हैं कि लिखा हुआ है सी द प्लांट इज परफॉर्मिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन अभी के मान के चलो कि तब होती है जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्लांट आपका सील्ड कंटेनर में है, बट इनिशियली कंटेनर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है क्योंकि लाइट है। और मैंने आपको कहा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका वाटर जो होता है, क्योंकि वाटर भी है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन बन रही है, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं सकती। तो ये काट देते हैं, सी कट गया। ठीक है, डी क्या है? अब डी देखते हैं, डी डी क्यों गलत है? देखो, क्वेश्चन में ह्यूमिडिटी के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है, और परमानेंटली क्लोज्ड नहीं होता कभी भी स्टोमेटा। ठीक है, गार्ड सेल्स ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, परमानेंटली क्लोज नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो डी भी गलत हो जाता। अब बचता क्या? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। अब मुझे बताओ कि रेस्पायरेशन में क्या होता है? क्या चीज बाहर आती है रेस्पायरेशन में? CO2 बाहर रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होती है? ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है। और CO2 क्या होता है? इन होता है।
CO2 को इन किया जाता है। अब ये दोनों जो प्रोसेस होंगे वो कहीं ना कहीं सेम रेट पे हो रहे होंगे ना, इसीलिए CO2 जो है वो कांस्टेंट रही है, मतलब ना कम हुई ना चेंज हुई, तो दोनों का जो रेट होगा वो सेम ही होगा ना भाई साहब। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी आंसर है, इसका सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेवंथ पे चलते हैं, और सेवंथ पे चलने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है, यह मेरा मन नहीं मान रहा कि रेस्पिरेशन ये ह्यूमंस का नहीं पूछेंगे, ह्यूमंस का भी पूछेंगे, पूछेंगे क्या करेंगे, एक क्लास और कर लेंगे जिसमें ह्यूमन का रेस्पिरेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है यार, मुझे लगता है कि वहां से भी सवाल आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं, एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की। यार ये तो सिंपल आपका प्लांट का एग्जांपल हो गया। मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपका लीव्स है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, उसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में आपका होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये होता है क्या आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एन एरोबिक की। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, सबसे पहली बात एब्सेंस में होता है, और इसमें ना ग्लूकोज का क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक में क्या हो रहा था आपका, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था, लेकिन इसमें याद रखना इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ कब होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, ये मैंने आपको बताया भी होगा जब हमने साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए थे। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो और आप यहाँ पे बिगिनर हो, ठीक है, बिगिनर हो, आपने बहुत ज्यादा तेज भाग लिया, ठीक है, जिसकी आपकी बॉडी को अभी आदत नहीं है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी क्या करती है, और ज्यादा ऑक्सीजन मांगती है, लेकिन ऑक्सीजन की हमें उस टाइम पे इतनी आदत नहीं होती, क्योंकि हमने उस लेवल का, उस इतना एक्सट्रीम वर्कआउट कभी किया ही नहीं होता। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, और आपका बॉडी क्या करती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें नोजिया होता है, वॉमिट करने का मन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आ जाए तो ये कहाँ पे होती है आपकी, ज्यादातर आपको याद रखना कि जब हम ह्यूमंस एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी बॉडी में क्या होती है, एनारोबिक, सॉरी ह्यूमन मसल्स में जब होती है, ह्यूमंस में, ह्यूमन मसल्स में जब हम क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे होती है, यीस्ट में। कहाँ पे, यीस्ट में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल बता दिया, एरोबिक और एनारोबिक। अब चलते हैं सेवंथ एमसीक्यू। लिखा हुआ है, इफ द जाइलम ऑफ ए लिविंग प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इमीडिएट कंसिक्वेंस। आपको पता है कि जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, पानी लेके जाता है। ठीक है, तो अगर उसको मैकेनिकली मैं ब्लॉक्ड कर दूं तो अगला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, बताओ। अब इसमें ना सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, द लीव विल टर्न येलो ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ मिनरल्स क्यों, कब आएगा, ठीक है, जब मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, लेकिन होगी, चलो ये बात इमीडिएट पूछा है यहाँ पे, इमीडिएट कंसिक्वेंस, ये तो धीरे धीरे करके होगा ना, इमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। सी देखूं, यहां पे लिखा हुआ द रूट विल डाई फर्स्ट बिकॉज फूड कैनॉट रीच देम। अब फूड वाला कंसेप्ट किसका था भाई साहब, ये तो फ्लोएम का था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देर विल बी नो इफेक्ट एज फ्लोएम कैन ट्रांसपोर्ट वाटर, क्या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी, द प्लांट विल विल्ट
एंड डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द सही आंसर हो जाएगा। तो विल्ट का मतलब होता है ना, प्लांट ऐसे झुक नहीं जाता है, ऐसे झुक के फिर गिर जाता है, उसी को विल्ट कहते हैं। देखा होगा अगर पानी नहीं मिलता या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट में, तो वो ऐसे धीरे 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 झुक के पूरा फिर गिर ही जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो देख लो जी, 7 एमसीक्यू हुए और आपका पूरा टॉपिक ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स को एलिमिनेट किया, रेस्पिरेशन को एलिमिनेट किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। पूरा का पूरा आपका टॉपिक अब कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ चीज़ बच गई होगी तो कमेंट में बताना, वो भी करवा दिया जाएगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस का नहीं पूछे, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे, पहले हम साइंस का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये कुछ एक और 2 एमसीक्यू है, ये आप कर लोगे। ठीक है, कोशिश करना। तो ये आपको जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज एनरोल किया है उस ग्रुप में आपको ये शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। डिटेल्ड आंसर की भी इसके साथ में लगी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी है नोट स्टाइल में बिल्कुल। तो ये मिल जाएगी आपको, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया सिर्फ उनको मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक ख्याल रखो और तैयारी करते रहो, एकदम सुपर हार्ड तरीके से तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखो।